नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ई पोस्टल कोचिंग पर। और ये डाक विभाग का सबसे विश्वसनीय यूट्यूब चैनल भी है और सबसे बड़ा पोस्टल कोचिंग प्लेटफॉर्म भी है। यहाँ से हर साल पोस्टल एम्प्लॉय हज़ारों की तादाद में प्रमोशंस लेते हैं, अपना सपना पूरा करते हैं। और आज से जो नया सीरीज़ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये है आप लोगों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़। ठीक है, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होगा और साथ में मॉक टेस्ट भी होंगे। ठीक है, तो जो भी नहीं जुड़ा है ज़रूर जुड़ जाइएगा, और जो जुड़ चुके हैं उनके लिए ये पूरा सीरीज़ फ्री रहेगा, जिसमें अराउंड 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और 20 मॉक टेस्ट होंगे। ठीक है, अगर आपको सिर्फ ये दोनों चीज़ चाहिए तो ये भी मिल जाएगा, आप लोग कांटेक्ट कीजिएगा, नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिया है। वैसे अगर आप लोग बैच जो उसमें जुड़ेंगे तो आप लोग को सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हम लोग क्या क्या चीज़ कवर करने वाले हैं आप सभी को बता दें। पहले तो इसको सॉल्व हम करेंगे। सॉल्व करने के बाद इसको एक्सप्लेन भी किया जाएगा, हर क्वेश्चन को क्या क्या इसके मायने निकल के आ रहे हैं, क्या क्वेश्चन और आ सकते हैं। साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा चीज़ें एग्ज़ाम में आगे पूछी जा सकती है या बहुत बार पूछी गई है, वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को इसी पेपर में जब हम सॉल्व करा रहे होंगे मिल जाएगा। तो आप लोगों का एक साथ बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आपको बता दें, इनमें से जितने भी क्वेश्चन हम अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कराएंगे, इसमें से आप लोगों को 99% जो चीज़ें हैं ऑलमोस्ट आपको हमारे पोस्टल कोचिंग के नोट्स वगैरह में ही मिल जाएगा। जो 1% नहीं मिलेगा वो चीज़ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सॉल्व करा देंगे। इस तरह से आप लोग 100% तैयार हो जाएंगे इस एग्ज़ाम के लिए और आसानी से क्रैक कर पाएंगे इस एग्ज़ाम को। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पहला पार्ट। और आपको बता दें, ये पेपर एमटीएस और पोस्टमैन दोनों के लिए है। एमटीएस का पोस्टमैन जो दोनों एग्ज़ाम दे रहा है उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो सिर्फ एमटीएस का एग्ज़ाम दे रहा है वो भी हमारे साथ ये पूरा लेक्चर देखेंगे। और एक पार्ट में जब सेकंड पार्ट आ जाएगा तो वो छोड़ के जा सकते हैं पेपर को या इस वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पेपर का जो पार्ट ए का जो क्वेश्चन है हमसे क्या पूछ रहा है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड चूज द करेक्ट आंसर। सही आंसर हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन देख पा रहे हैं, ये आया आपके पोस्टल हेडक्वार्टर से। ठीक है, पोस्टल हेडक्वार्टर से बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये हमारा फर्स्ट जो हम लोग लेक्चर देते हैं, फर्स्ट वीडियो में जब आप बैच में जुड़ेंगे तो उसके साथ आप लोगों को हेडक्वार्टर का एक नोट्स दिया जाएगा। हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए, और कभी कभी पिन भी पूछ लेते हैं तो वो आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ जो हम लोग देते हैं वो है कि एक सर्कल में कितने स्टेट है, जो भी मल्टीपल स्टेट वाले सर्कल्स है उनको आपको रट्टा मारना होता है, वो लिस्ट आपको दी जाती है। तो ये दो चीज़ें आप लोगों को रट्टा मारनी होंगी, क्योंकि यहाँ से देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, करेक्ट आंसर बताना है। तो करेक्ट आंसर किसका, देखिए पोस्टल हेडक्वार्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश स्टेट इज शिलोंग। तो इसमें बताया जा रहा है जो आपका पोस्टल हेडक्वार्टर है अरुणाचल प्रदेश का वो शिलोंग है। तो आपको बता दें अरुणाचल प्रदेश जो है नॉर्थ ईस्ट सर्कल में आता है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट सर्कल में आता है और इसका हेडक्वार्टर शिलोंग है, तो ये सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट सिक्किम कम्स अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ वेस्ट बंगाल सर्कल। अब सिक्किम जो है, जो नॉर्मली हम नॉर्थ ईस्ट में गिनते हैं अपने नॉर्मल ज़िंदगी में, बट अगर हम पोस्टल डिपार्टमेंट में आ जाए तो ये नॉर्थ ईस्ट का पार्ट नहीं है, ये वेस्ट बंगाल का पार्ट है। तो ये दोनों ही पॉइंट सही है। थर्ड पॉइंट देखिए, हेडक्वार्टर ऑफ हरियाणा सर्कल इस चंडीगढ़। अब जिन्होंने हमारा नोट्स या नॉर्मली उनको जानकारी नहीं होगी वो बोलेगा हाँ चंडीगढ़ तो होगा, क्योंकि हरियाणा का कैपिटल चंडीगढ़ तो है, बट ये पोस्टल डिपार्टमेंट में नहीं है, क्योंकि पोस्टल डिपार्टमेंट में हरियाणा का हेडक्वार्टर है अम्बाला। तो ये वाला पॉइंट जो है गलत हो जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 1 और 2 सही है, यानी कि इसका बी सही हो जाएगा। तो आप लोगों को जो हम लोग ने नोट्स में पढ़ाया है फर्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने आपको बताया कि कौन कौन से सर्कल किस किस स्टेट को अपने अंदर रखता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपको एक दो चीज़ हम एक्स्ट्रा बता देते हैं जो आपको आने वाले एग्ज़ाम में आपको मदद करेगा। 2-3 चीज़ आपको याद होनी चाहिए, 2-3 हेडक्वार्टर अच्छे से याद होना चाहिए। पहले तो आप लोगों को 1-2 हेडक्वार्टर्स हम आपको गिना देते हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा जो है पोस्ट हेडक्वार्टर है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया असम का। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि असम तो एक नॉर्थ ईस्ट सर्कल के अंदर आता है, तो वो नॉर्थ ईस्ट सर्कल में होना चाहिए, बट आपको बता दें ये नॉर्थ ईस्ट में असम आता तो है लेकिन पोस्टल में नहीं आता। पोस्टल में ये अपना खुद में एक सर्कल है जिसका गुवाहाटी जो है हेडक्वार्टर है। ठीक है,
नेक्स्ट हरियाणा की बात हमने की, तो हरियाणा का आपको याद रखना है अंबाला जो है इसका हेडक्वार्टर है। केरला का कभी काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है, तो ये आपका हो जाएगा त्रिवेंद्रम। ठीक है, त्रिवेंद्रम जो है। नॉर्थ ईस्ट का आपको याद रखना है, नॉर्थ ईस्ट का मल्टीपल टाइम आता है और यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, कोई दिसपुर राइट कर देगा, कोई गुवाहाटी राइट कर देगा, पर नॉर्थ ईस्ट का शिलोंग है। शिलोंग किसका कैपिटल है? शिलोंग मेघालय का कैपिटल है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट का हेडक्वार्टर शिलोंग में है। ठीक है, वहीं पंजाब का जो है वो है चंडीगढ़। ठीक है, तो ये दो तीन सर्कल आपको जो है हेडक्वार्टर याद रखने हैं, और आप लोगों को वो सारे सर्कल याद रखने हैं जिसमें मल्टीपल वो स्टेट आता है। जैसे कि आप लोगों का नॉर्थ ईस्ट सर्कल आपको रट्टा मारा हुआ होना चाहिए प्रॉपर। ठीक है, इसके पास वेस्ट बंगाल हो गया। ठीक है, फिर महाराष्ट्र में भी आता है। इसके बाद तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारे सर्कल है जो फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों को मिल जाएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हु इज़ द सेक्रेटरी ऑफ पोस्टल सर्विस बोर्ड? पीएसबी का सेक्रेटरी कौन है? तो इसमें ऑप्शन में बताया जा रहा है, क्या वो डीजी पोस्ट है, या सेक्रेटरी जो पोस्ट है वही पोस्टल सर्विस बोर्ड के भी सेक्रेटरी है, क्या वो सीनियर स्टाफ है डायरेक्टरेट के, या फिर वो मिनिस्टर है कम्युनिकेशन के? तो आप लोगों को ये दो पॉइंट तो कॉमन सेंस ही गलत कर देंगे कि डीजी तो नहीं है और मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है। अब इन दोनों में आ जाता है, क्या वो सेक्रेटरी पोस्ट जो होते हैं वही सेक्रेटरी होते हैं पोस्टल सर्विस बोर्ड के? तो आपको बता दें, जो सेक्रेटरी पोस्ट होता है वो चेयरमैन होते हैं पोस्टल सर्विस बोर्ड के, चेयरमैन होते हैं, सेक्रेटरी नहीं होते। तो एक ही ऑप्शन बचता है, यह है सीनियर स्टाफ ऑफिसर ऑफ डायरेक्टरेट, यानी डायरेक्टरेट निदेशालय का जो वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी है वो होगा। तो ये चीज़ आपने याद करके जानी है। अब इस चीज़ का भी आप लोगों को नोट अब हमारे फर्स्ट लेक्चर के बाद ही मिल जाएगा। देखिए, एक ही लेक्चर से इतने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। पोस्टल सर्विस बोर्ड जो है लेटेस्ट जो है वो आप लोगों को याद करके जाना है, जिसका आप लोगों को हमारे बैच में मिल जाएगा सारा डिटेल। अब पोस्टल सर्विस बोर्ड से हम एक दो क्वेश्चन आप लोगों को बता देते हैं। ठीक है, पहला तो हमने बता दिया, जो सेक्रेटरी पोस्ट होता है वो होता है चेयरमैन या चेयरपर्सन आपके पोस्टल सर्विस बोर्ड का, फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, दूसरी चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है, कि जो आपका सेक्रेटरी होता है पोस्टल सर्विस बोर्ड का वो अभी कोई और है, आप नाम देख के जाइएगा। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो मेंबर होता है पीएलआई का, मेंबर जो होता है पीएलआई का वही आपका चेयरमैन होता है किस चीज़ का? पीएलआई इन्वेस्टमेंट बोर्ड का। ठीक है, तो ये दो तीन चीज़ें आप लोगों को इस पार्ट से याद करके जानी है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम लोग ने देख लिया, ये तो सी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है हु इज़ द चेयरमैन ऑफ पोस्टल सर्विस स्टाफ वेलफेयर बोर्ड? तो ये जो क्वेश्चन है पोस्टल सर्विस स्टाफ वेलफेयर बोर्ड, इस चीज़ के बारे में इंडिया पोस्ट की वेबसाइट में हमारे क्या कहते हैं स्टडी मटेरियल में या डिपार्टमेंट ने जो गाइड या वॉल्यूम दिया है कहीं पे भी जिक्र नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू आंसर की इसका आंसर है मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड आईटी। ठीक है, इनमें से कोई भी हो सकता है, ये क्वेश्चन हम लोग उसमें रखेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में इसको दिया ही नहीं गया। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द चेयरमैन ऑफ इन्वेस्टमेंट बोर्ड पोस्टल सर्विस बोर्ड इन द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट? तो देखिए, सेम हमने आपको थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया कि जो चेयरमैन होता है इन्वेस्टमेंट बोर्ड का, ठीक है, इन्वेस्टमेंट पीएलआई का ही इन्वेस्टमेंट बोर्ड होता है, वो बराबर होता है किस चीज़ के? वो होता है मेंबर ऑफ पीएलआई। पीएलआई का जो मेंबर है वही इसके बराबर होते हैं, वही होते हैं, सेम पर्सन ही होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मेंबर पीएलआई। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है पोस्ट ऑफिस कितने पार्ट्स में, जो कितने क्लासेस में डिवाइडेड है? तो ये तो आप सभी को पता है, 3 पार्ट में, हेड पोस्ट ऑफिस, ब्रांच पोस्ट ऑफिस और सब पोस्ट ऑफिस। ठीक है, विच पोस्ट ऑफिस ओपन्स ऑन संडे और पोस्ट ऑफिस हॉलीडे? इनमें से कौन सा संडे और पोस्ट ऑफिस हॉलीडे में खुला रहता है? तो हेड पोस्ट ऑफिस तो नहीं रहता, नाइट ऑफ पोस्ट ऑफिस का राइट आंसर हो जाएगा। नाइट पोस्ट ऑफिस बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है पीओ गाइड 1 से, इस चीज़ को आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, नाइट पोस्ट ऑफिस के बारे में आप लोगों को अच्छे से पढ़ के जाना है। चलिए, तो नाइट पोस्ट ऑफिस के बारे में एक दो चीज़ तो आप लोगों को रटी हुई होनी चाहिए। पहला कि इसका जो नाइट पोस्ट ऑफिस का वर्किंग आवर है
वर्किंग आवर जो फिक्स किया जाता है वो हेड ऑफ द सर्कल करते हैं, यानी सीपीएमजी करते हैं। पर जो वर्किंग आवर को एक्सटेंड किया जाता है वो डीजी द्वारा किया जाता है। वो कितने बजे तक कर सकते हैं? रात 8:30 बजे तक कर सकते हैं, और संडे और हॉलीडे में भी खुला रखने का ऑर्डर डीजी दे सकता है। तो ये 2-3 चीज़ें नाइट पोस्ट ऑफिस से आप लोगों को याद करके जानी है। नेक्स्ट है जो ओवरसीज़ ऑर्डर होते हैं फिलेटली के, वो एग्जीक्यूटेड इन कहाँ पे होते हैं? इंडिया के कौन से पोस्टल ब्यूरो में इसको एग्जीक्यूट किया जाता है? ठीक है, डाक टिकटों की विदेशी आदेश किस इंडिया फिलेटेलिक ब्यूरो पर निष्पादित की जो जाती है? तो हमने बोला था जब भी फिलेटेली ओवरसीज ऑर्डर के बारे में यानी फॉरेन के बारे में आए तो आपको आग बंद कर लेना है और मुंबई जीपीओ को टिक मार देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई जीपीओ। फ्रैंकिंग मशीन कब तक अलाउड होती है? फ्रैंकिंग कब तक अलाउड होती है? मशीन नहीं, फ्रैंकिंग कितने रुपए तक अलाउड होती है? फ्रैंकिंग की अनुमति डैश तक है। तो आपका आंसर हो जाएगा, इसका कोई लिमिट नहीं है, एनी अमाउंट। ठीक है, फ्रैंकिंग मशीन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको फ्रैंकिंग मशीन के बारे में आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अभी को बता दें, फ्रैंकिंग मशीन अगर आप लोग पढ़ के नहीं जा रहे तो आप बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट छोड़ के चले जाएंगे। हमारे सेकेंड लेक्चर में आप लोगों को फ्रैंकिंग मशीन के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, उसको आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा। थोड़ा सा ऊपर ऊपर से अगर हम आपको बता दें कि क्या क्या आपको रटा हुआ या याद होना चाहिए, वो है कि फ्रैंकिंग मशीन 2 तरीके के होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन और एक होता है रिमोटली मैनेज फ्रैंकिंग मशीन। अब ये डिपार्टमेंट में ज़्यादा चल रहा है, ये लेटेस्ट है, 2010 के बाद से ये यूज़ हो रहा है, पर हमारे गाइड में दोनों दिया है तो हमें दोनों पढ़ना है। इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन रेड कलर का छाप यानी इंप्रेशन छोड़ता है, और जो आपका रिमोटली मैनेज वाला है वो ब्लू कलर का इंप्रेशन देता है किसी भी आर्टिकल में। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन है इसमें 2 डाई का इस्तेमाल होता है। जो 2 डाई है उसको हम लोग वैल्यू डाई या लाइसेंस डाई कहते हैं। वही आपका जो रिमोटली मैनेज फ्रैंकिंग मशीन है इसमें 2 मीटर होते हैं, एक होता है असेंडिंग मीटर, एक होता है डिसेंडिंग मीटर। ये चीज़ आप लोगों को रटी हुई होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ जो आपको यहाँ पे याद करनी है इससे रिलेटेड, जो एग्ज़ाम में हर साल पूछा जाता है, इसमें लाइसेंस लेना पड़ता है जिसको भी यूज़ करना है फ्रैंकिंग मशीन। और जो लाइसेंस होता है वो 3 तरीके का होता है। एक होता है इंडिविजुअल, दूसरा होता है कमर्शियल और तीसरा होता है डिपार्टमेंटल। इंडिविजुअल और जो कमर्शियल होता है, ये जो लाइसेंस है वो सुपरिटेंडेंट ही जारी कर देते हैं, और जो डिपार्टमेंटल होता है जो जैसे पोस्ट ऑफिस में यूज़ हो रहा है फ्रैंकिंग मशीन, वो इसके लिए आपको पीएमजी की ऑर्डर की ज़रूरत पड़ती है। तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी अलग अलग है। ठीक है, ये लाइसेंस जो होता है 5 साल के लिए वैलिड होता है और 375 रुपीज़ दे के इसको आप लोग ले सकते हैं। लाइसेंस की जो फ़ीस है रिन्यू करने के टाइम पे आपको 475 देना होता है। जब भी आपको फ्रैंकिंग मशीन को रिचार्ज करना होता है तो स्टार्टिंग में इनिशियली आपको 2000 रुपये का करना होता है, इसके बाद आप लोग 1000 रुपये मिनिमम से आगे रिचार्ज कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। यहाँ पे कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि फ्रैंकिंग मशीन में कौन सा कलर का इस्तेमाल होता है, तो जहाँ पे मेंशन किया हुआ रहेगा कि ईएफएम में कौन सा, तो आप लोग लाल देंगे। इलेक्ट्रॉनिक में ये आपका जो ये वाला है, ठीक है, RMFM, ठीक है, रिमोटली मैनेज वाला, उसमें ब्लू कलर इस्तेमाल होता है। जहाँ क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया तो रेड को भी सही माना जाता है अकॉर्डिंग टू पीओ गाइड 1। बट इसमें है चीज़ें काफ़ी कन्फ्यूजन वाली, अब सर्कल के अकॉर्डिंग राइट माना जाएगा जो भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, मनी ऑर्डर अगर एड्रेस कर दिया गया हो पोस्ट बॉक्स नंबर में तो क्या होता है? ठीक है, पोस्ट बॉक्स नंबर को संबोधित मनी ऑर्डर के साथ क्या किया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन बता रहा है कि इसको बुक ही नहीं किया जाएगा, जो कि गलत ऑप्शन है। इस कैन बी बुक्ड ओनली इन एचओ, बोला जा रहा है कि बुक तो कर सकते पर एचओ में, तो ऐसा भी कुछ हमने नहीं पढ़ा है। कैन बी बुक्ड ओनली इन एसओ, तो ये भी नहीं पढ़ा है। विल बी डिलीवर्ड और पेड थ्रू पोस्टमैन, यानी पोस्टमैन के थ्रू इसको डिलीवर्ड कर दिया जाएगा। बट पोस्ट बॉक्स का नंबर, जिस बंदे के पास पोस्ट बॉक्स सर्विस है, अगर कोई एड्रेस कर देता है मनी ऑर्डर को उस पोस्ट बॉक्स नंबर में, तो पोस्टमैन के थ्रू भेज दिया जाता है, उस बंदे को दे दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्टिकल एड्रेस टू डिसीज्ड पर्सन। ठीक है, अब मृत व्यक्ति को अगर संबोधित लेके, हमने आप लोगों को अच्छे से इसको कंसेप्ट क्लियर किया था। जब भी हम लोग मृत व्यक्ति को देंगे सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं वो जो व्यक्ति है, अगर उससे रिलेटेड जो भी इमीडिएट रिलेटेड जो व्यक्ति है, ठीक है, जैसे फैमिली मेम्बर, जैसे बच्चा हो गया या उसके माँ बाप हो गए, ठीक है, तो अगर वो इंसिस्ट करते हैं तो पोस्टमैन उनको दे सकता है। बट उसमें भी वो देखना होगा कि वो पैसे
से रिलेटेड, जैसे कि वीपी आर्टिकल वगैरह ना हो, इंश्योर्ड आर्टिकल ना हो, तो वो दे सकता है। अगर कोई नहीं है, डायरेक्टली रिलेटेड कोई नहीं है फैमिली मेम्बर, तो फिर आप लोगों को उसको मान लेना होता है लावारिस। ठीक है, लावारिस मान के उसको पोस्ट ऑफिस में वापस लेके आ सकते हैं। चल, तो अब हम देखते हैं इन लोगों ने क्या बोला है। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जो भी आर्टिकल डिसीज पर्सन को संबोधित होती है, डिलीवरी ऑफ सच आर्टिकल टू एनी नियर रिलेटिव ऑफ अ डिजीज पर्सन हु मे हैव अप्लाइड फॉर देम इन केस ऑफ अनइंश्योर्ड आर्टिकल। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। सबसे पहले इन्होंने बोला कि वो आर्टिकल्स हम डिलीवर कर सकते हैं नियर रिलेटिव को, यानी एकदम पास का कोई रिलेटिव होना चाहिए, अगर उन्होंने अप्लाई किया है और वो अनइंश्योर्ड आर्टिकल है। ठीक है, अगर उन्होंने बोला है कि इंसिस्ट कर रहे हैं कि मुझे दे दो, मैं रिटर्न में दे दूंगा कि मेरा ये वगैरह वगैरह फलाना, तो फिर आप लोग उसको दे सकते हैं। तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट तो बिल्कुल सही हो गया। सेकंड पॉइंट है डिलीवरी सच आर्टिकल्स टू एनी नियर रिलेटिव ऑफ अ डिसीज पर्सन हु हैव अप्लाइड फॉर देम डू नॉट अपीयर टू कंटेन वैल्यूएबल प्रॉपर्टी। क्या बोला था हमने कि इसमें कोई बहुत कीमती सामान नहीं होना चाहिए। अगर कीमती सामान है तो हम रिलेटिव को भी नहीं देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ भी सही है कि वैल्यूएबल प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, तो हम रिलेटिव को दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, डिलीवरी ऑफ सच आर्टिकल्स टू एनी नियर रिलेटिव ऑफ डिसीज पर्सन हु मे हैव अप्लाइड फॉर देम इन केस ऑफ नो काउंटर क्लेमेंट लाइक हुड ऑफ डिस्प्यूट। इसमें बताया जा रहा है, जो थर्ड सी पॉइंट है, किसी भी निकट संबंधी को वितरित किया जाता है जिन्होंने उनके लिए आवेदन किया हो, यदि कोई प्रतिपार्थक या विवाद से संभावना नहीं हो। ठीक है, तो ऐसा आर्टिकल जिससे कोई आगे इशू हो सकता है वो हम नहीं देंगे किसी भी रिलेटिव को। अगर ऐसा आर्टिकल है जिसमें कोई विवाद नहीं है, संभावना नहीं है, तो उनको देंगे। तो इसमें देखिए तीनों पॉइंट बिल्कुल सही है, उसका ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 12th पॉइंट देखते हैं। रजिस्टर आर्टिकल एड्रेस टू पर्दानशीन वुमेन शुड बी डिलीवर्ड। देखिए, पर्दानशीन वाला चैप्टर हमने आप लोग को जब पढ़ाया था, हमने बताया था ऐसी औरतें जो घूंघट में रहती है और पोस्टमैन जाके नहीं पहचान पाता, तो उनके लिए अलग से रूल था। भले ही आज के ज़माने में ना हो, पर पहले के ज़माने में था ना, तो उस चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन आया है कि अगर पर्दानशीन वुमेन है, ठीक है, तो उनके साथ, पर्दानशी महिलाओं के साथ अगर आर्टिकल डिलीवर करना है तो कैसे करेंगे। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट बोला गया है ओनली टू पर्दानशीन वुमेन। तो क्या हम सिर्फ उस पर्दानशीन वुमेन को आर्टिकल दे सकते हैं, रजिस्टर आर्टिकल? तो हमने बोला था नहीं दे सकते, क्योंकि उसका शक्ल ही नहीं दिख रहा है। कैसे पहचानेंगे कि वो औरत जो है वो सही एड्रेस ही है कि नहीं, है ना। नेक्स्ट इसमें बोला जा रहा है कि दूसरे किसी फैमिली मेम्बर को दे देंगे, किसी भी फैमिली मेम्बर को, तो ये भी गलत है। तो राइट आंसर इसका ये होता है कि ये एक विटनेस को दिया जाएगा जो उस पर्दानशी जो औरत है उसका सिग्नेचर पहचान लेगी। ठीक है, और पोस्टमैन को भी वो विटनेस जो है उसके जानकारी में होगा, यानी जो पोस्टमैन है ये उसको देगा। ठीक है, जो आप लोगों का पोस्टमैन के भी जानकारी में होगा वो बंदा, वो विटनेस, और उसका साइन भी पहचानता हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, बहुत ही थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये पर्दानशी वाला, जो कि आजकल नहीं चलता, बट ये है रूल। ठीक है, इफ़ एनी आर्टिकल इज़ रिफ्यूज इट विल बी केप्ट इन पोस्ट ऑफिस। अगर कोई भी लेख को अस्वीकृत किया जाता है, रिफ्यूज़ कर दिया किसी एड्रेसी ने, तो उसको कितने दिन तक रखा जाएगा? तो उसको रिटर्न टू सेंडर इमीडिएटली। ठीक है, उसको जल्द से जल्द वापस कर दिया जाता है, क्योंकि इसका रखने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है जो हैंडलिंग चार्जेस है एनवलप ऑफ बिजनेस रिप्लाई कार्ड। ठीक है, बिजनेस रिप्लाई कार्ड की बात आ रही है, तो इसका जो हैंडलिंग चार्जेस है एनवलप का वो कितना है बताना है। ठीक है, पोस्टेज तो लगेगा ही लगेगा, पर ये जो हैंडलिंग चार्जेस है वो कितना लगेगा, तो इसका बता दे। अतिरिक्त जो हैंडलिंग शुल्क है वो है आपका 14 का सी 1 रुपये। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो ये चीज़ है इम्पॉर्टेंट, बिजनेस रिप्लाई कार्ड आप लोगों को पढ़ के जाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा एक क्वेश्चन आ रहा है, और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी में समझा देते हैं। जब सुरक्षा सिनेमाटोग्राफ फिल्मों का पत्र पोस्ट के माध्यम से भेजा जाता है, तो प्रत्येक पैकेट के बाहर एक डैश लेबल जिसमें सुरक्षा फिल्में गैर ज्वलनशील शब्द बड़े अक्षरों में होते हैं चिपकाया जाना चाहिए। इसमें कलर पूछा जा रहा है, ये लेबल का यानी इस पर्ची का कलर क्या होगा जो हम लोग चिपकाते हैं किस में? सिनेमाटोग्राफ के ऊपर। ये चैप्टर हमने आपको पढ़ाया था। इसके ऊपर हम लोग एक और चीज़ लिखते भी है, आपको बताया था सेफ्टी फिल्म्स नॉन इन्फ्लेमेबल, ये हम लोग ब्लॉक लेटर में लिखते हैं। पर लिखेंगे कहाँ? वो पर्ची किस कलर का होगा? तो आप सभी को पता होना चाहिए, वो पर्ची होता है सफ़ेद कलर का, वाइट कलर का पर्ची होता है।
ठीक है। नेक्स्ट है वेट ऑफ लेटर कार्ड इज़ नॉट अलाउड फॉर, यानी कि मैक्सिमम वेट आपको बताना है लेटर कार्ड का क्या है। ठीक है, तो आप सभी को बता दें वेट जो होता है इनलाइन लेटर कार्ड का वो होता है अराउंड, यहाँ पे देखिए इसमें दिया नहीं गया है। ठीक है, इनलाइन का 5 ग्राम वेट ऑफ, इसमें आपको बताना है वेट ऑफ लेटर कार्ड नॉट अलाउड, इससे ज़्यादा अलाउड नहीं है। देखिए 5 ग्राम तो इसका राइट आंसर है कि मैक्सिमम वेट क्या है, पर इसमें बोला जा रहा है इनमें से कौन सा वेट अलाउड नहीं है। ठीक है, 1 ग्राम 2 ग्राम 5 ग्राम 3 ग्राम सारे अलाउड है, इसके लिए इसका कोई राइट आंसर ही नहीं होगा। अगर कोई 6 ग्राम लिख देता या 8 ग्राम लिख देता तो इसका राइट आंसर ये हो जाता, क्योंकि ये सारे अलाउड है, इसमें बोला कौन सा अलाउड नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर इसमें कोई दिया नहीं गया है। चलिए, तो क्वेश्चन भी काफ़ी बार गलत होते हैं, ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा, व्हाट इज़ द रेट ऑफ डिस्काउंट फॉर वॉक इन कस्टमर हु बुक्स स्पीड पोस्ट ऑफ वर्थ 3000। 3000 का अगर कोई स्पीड पोस्ट बुक करता है और एक वो वर्क इन कस्टमर है। देखिए 2 तरह के कस्टमर होते हैं, एक होता है वर्क इन कस्टमर और एक होता है कॉरपोरेट कस्टमर। ठीक है, दोनों के अलग अलग डिस्काउंट की टेबल है और दोनों को ही आप लोगों को याद करना होगा। ठीक है, कौन, देखिए वर्क इन कस्टमर का जो है टेबल जहाँ तक हमें याद है हम आपको बता देते हैं। आपका 2000 से लेके 1 लाख रुपए का आपको 5% डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, ये हो गया आपका पहला कैटेगरी। दूसरा हो गया आपका 1 लाख रुपए से ऊपर जितना भी है उसके लिए आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। ये हो गया हमारा वर्क इन कस्टमर के लिए, जो हम जैसे नॉर्मल पब्लिक होते हैं उनके लिए होता है। तो इसमें जो हमने 3000 बोला है ना इन्होंने, तो 3000 का कितना होगा, तो इसमें होगा 5% डिस्काउंट ए। अब आपको ये तो याद करना ही है, साथ में कॉरपोरेट वाले का जो डिस्काउंट है, जो बड़ा बिजनेस देते हैं पोस्ट ऑफिस को, वो भी याद रखना है। उसका क्या है लिमिट, इसका हम लिमिट आपको बता देते हैं, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। देखिए 50,000 से, एक बार इसको हटा दें, याद रखिएगा, यहाँ भी लिख लीजिए। ठीक है, 50,000 से 5 लाख का 10% डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, 5 लाख से 25 लाख का 15% डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, फिर 25 लाख से 1 करोड़ का, ठीक है, 1 करोड़ का कितना डिस्काउंट मिलेगा, 20%, यानी यहाँ पे 5% बढ़ता जाता है। ठीक है, अब 1 करोड़ से अगर 5 करोड़ की बात करें, इस बीच में अगर पोस्ट ऑफिस का बिजनेस, पोस्ट ऑफिस को स्पीड पोस्ट बिजनेस दिया है किसी भी कॉर्पोरेट कस्टमर ने, तो 25%। ठीक है, और 5 करोड़ के ऊपर का स्पीड पोस्ट बिजनेस किसी ने दिया है तो उसको सीधा 30% का डिस्काउंट मिलता है। तो ये 2 डिस्काउंट स्ट्रक्चर है, दोनों को आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, सो आपको वेबसाइट में मिल जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेंजरस गुड्स मीन्स आर्टिकल विच आर कैपेबल ऑफ पोजिंग अ रिस्क टू, यानी कि आपका इसमें बोला जा रहा है 18th क्वेश्चन में बोला जा रहा है खतरनाक वस्तुएं वे है जो डैश को जोखिम पैदा करने में सक्षम है। किन को, तो ये बोला जा रहा है डेंजर गुड, यानी कि जो खतरनाक वस्तुएं होते हैं वो किसको खतरा पहुंचाती है। क्या वो सिर्फ ओनली एम्प्लॉय, तो ओनली एम्प्लॉय तो इसका गलत आंसर हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय को नहीं। ठीक है, ओनली इन्वायरमेंट, क्या सिर्फ इन्वायरमेंट को, तो ये भी नहीं। देखिए जहाँ पे भी ओनली आ जाता है ना वहाँ पे क्वेश्चन जो है ऑप्शन वो ऑलरेडी गलत हो जाता है, क्योंकि ओनली नहीं होता, कहीं ना कहीं उसमें आगे भी चीज़ें होती है। नेक्स्ट ऑप्शन है हेल्थ सेफ्टी प्रॉपर्टी एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, तो सबको ही खतरा पहुँचता है, तो इसका सी आंसर राइट हो जाएगा। दूसरी चीज़, अब जब पढ़ रहे थे पैकिंग वाला पीओ गाइड 1 में, तो हमने आप लोगों को ये भी बताया था कि जब भी हम लोग पैकिंग करेंगे तो इस तरह से पैकिंग करेंगे। पहला कि वो एम्प्लॉय को भी कोई हार्म ना करे, दूसरा वो दूसरे जितने आर्टिकल्स हैं उनको भी हार्म ना करे, ये दोनों चीज़ें हार्म ना हो। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है। द चार्जेस पर इंसर्शन अंडर बिल मेल सर्विस इज, बिल मेल सर्विस के बारे में पूछा जा रहा है और उसमें बताया जा रहा है पर इंसर्शन, पर इंसर्शन कितना लगता है। ठीक है, अगर हिंदी में कहे तो प्रति प्रविष्ट कितना लगता है, तो ये 25 पैसे है इसका राइट आंसर। बिल मेल सर्विस को अच्छे से पढ़ के जाइएगा, इंपॉर्टेंट है। अब ये बिल मेल सर्विस होता क्या है, तो आपको बता दें कोई भी कम्युनिकेशन, कोई भी संचार अगर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में हो, ठीक है, या किसी बिल के रूप में हो,
ठीक है, या अकाउंट बिल के रूप में हो, तो वो सारी चीज़ें आप लोग बीएमएस के थ्रू भेज सकते हैं। अब बीएमएस से एक दो और क्वेश्चन एक्स्ट्रा कभी कभी पूछ लिया जाता है। इसमें ये पूछ लिया जाता है कि मिनिमम क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए बीएमएस की, तो आप लोगों को ये 5,000 याद रखना है। ठीक है, पहले 50 ग्राम के लिए जो इसका आपका पोस्टेज लगता है वो 3 रुपये लगता है, फर्स्ट 50 ग्राम के लिए, इसके बाद 2 रुपये लगता है। तो इस तरह से जो जो चीज़ें हैं एक्स्ट्रा भी आप लोगों को पढ़ के जानी होती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये सही तरीका होता है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम डिपॉजिट पीरियड ऑफ सुकन्या समृद्धि अकाउंट, कितना है? तो डेट ऑफ ओपनिंग से 15 साल, है ना। सुकन्या के बारे में अच्छे से पढ़ के जाइएगा। व्हाट इज़ द मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ टीडी इंटरेस्ट, किस तरह से टीडी इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है? तो इसका क्वार्टरली कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन पे किया जाता है एनुअली। ठीक है, यानी हर 4 महीने में इसको गिन लिया जाएगा और उसको पे किया जाएगा साल में एक बार। तो ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मिनिमम, व्हाट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट कैन बी ट्रांसफर थ्रू इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र, तो इसमें इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र की बात की गई है। देखिए, जब भी क्वेश्चन आपको लंबा लगे तो उसको आप लोग मेन पॉइंट को अलग से लिख लीजिएगा, जैसे हम लोग लिख लेते हैं कि इसमें इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र की बात की गई है। आरबीआई के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग कितना आप लोग भेज सकते हैं, तो ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये हम लोग भेज सकते हैं करीब 2 लाख रुपए, जो कि है आपका $2,500 का राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी डोंट हैव लोन फैसिलिटी। अब इनमें जो पॉलिसी का नाम दिया गया है वो हिंदी जो नाम है वो बिजनेस नेम है उसका ये दे दिया गया है। अब इनका इंग्लिश नाम भी आप लोगों को सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये अगर आप लोगों को पता ही नहीं होगा ये कौन से पीएलआई या आरपीएलआई प्लान की बात करें, तो आप लोग इसका राइट आंसर दे ही नहीं पाएंगे, है ना। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। कुछ नाम हम आप लोगों को लिख के अभी बताते हैं स्क्रीन में, उम्मीद है आप लोग देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इस चीज़ को स्क्रीन में लिखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, देखिए, एक होता है आपका होल लाइफ एश्योरेंस, इसे हम लोग कहते हैं सुरक्षा। ठीक है, सुरक्षा मतलब पोस्ट ऑफिस ने जब एडवर्टीजमेंट किया था इस नाम से किया था, हिंदी नाम हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका कन्वर्टेबल होल लाइफ एश्योरेंस, इसको हम लोग कहते हैं सुविधा। ठीक है, एक होता है इंडोमेंट एश्योरेंस, जिसे हम लोग कहते हैं संतोष। ठीक है, एक होता है आपका जॉइंट लाइफ एश्योरेंस, जिसे आप लोग युगल सुरक्षा कहते हैं। ये सब आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, फिर एक होता है एंटिसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस, इसको आप लोग सुमंगल कहते हैं। ठीक है, और चिल्ड्रन पॉलिसी को तो बाल जीवन बीमा कहते हैं, तो सिंपल ही है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब इसमें से पूछा जा रहा है कि इसमें लोन फैसिलिटी नहीं होती, तो आप लोगों को पीएलआई आरपीएलआई याद होगा तभी आप बता पाएंगे। तो इसका राइट आंसर है सुमंगल, जिसमें लोन की फैसिलिटी नहीं दी जाती। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है मैच द वेरियस पोस्टल सेविंग स्कीम विद इंटरेस्ट रेट। ठीक है, इंटरेस्ट रेट से आपको कंपेयर करना है, पर ये 2022 का पेपर है तो 22 के अकॉर्डिंग, तो आप लोगों को अभी वाला याद करके जाना है, ये तो पुराना है। अब आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ नॉट द ड्यू बैग, इनमें से कौन सा ड्यू बैग नहीं है? तो आप लोगों को ड्यू बैग और अनयूजुअल बैग के बारे में पहले तो पता होना चाहिए। अब ये ड्यू बैग क्या भला है, ठीक है, और ये अनयूजुअल बैग क्या होता है? दो तरीके के बैग या मेल भी, आपको डाक भी हो सकता है इसमें, बैग के जगह कभी डाक भी लिख देंगे। ड्यू मेल यानी कि अपेक्षित थैले, ये आप लोगों के डेली भेजे जाते हैं या एक इंटरवल में रेगुलरली भेजे जाते हैं। अनयूजुअल मतलब असामान्य थैले, और ये आपको इरेगुलर यानी कुछ दिन बाद बाद भेजा जाएगा या जब ज़रूरत पड़ी तभी भेजा जाएगा। अब ये आपको लिस्ट हमने ऑलरेडी दी हुई है, ये आप लोग पढ़ के जाइएगा। जिनको भी छोटे मोटे इस तरह के इंपॉर्टेंट नोट्स चाहिए, हमारे इंस्टाग्राम ई पोस्टल नेटवर्क का एक इंस्टाग्राम है, ठीक है, उस पर आप लोगों को एक सेक्शन मिलेगा हमारे प्रोफाइल के नीचे जिसमें लिखा होगा इंपॉर्टेंट नोट्स या शॉर्ट नोट। उसमें आपको ये सारी चीज़ें जो जो बार बार रिपीटेड होता है, क्या जैसे कि ड्यू बैग, अनयूजुअल बैग और इस तरह के करंट अफेयर्स वगैरह वहाँ पे मिल जाएंगे, तो वहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा। या फिर आप लोगों को और एक जगह पे भी मिल सकती है, टेलीग्राम पे ई पोस्टल से हमारा जो है चैनल का नाम है, वहाँ पे भी मिल सकती है। अब ड्यू बैग क्या होता है? देखिए, ये डेली भेजे जाने वाले थैले, तो आप लोग पोस्टल डिपार्टमेंट में जब काम करते हैं तो थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा ही कि डेली क्या क्या भेजा जा सकता है। जैसे कि आपका जो अकाउंट बैग होता है,
वो डेली भेजा जाता है। बीओ बैग होता है, ये भी डेली भेजा जाता है ना, मतलब लेन देन आदान प्रदान होता है। फिर आपका ट्रांजिट बैग हो गया, इसके बाद मेल बैग हो गया, ठीक है। जिनको नहीं याद है ये सब लिखते जाइए, ऐसे देखना नहीं है, सिर्फ लिखना भी है, ठीक है। मेल बैग हो गया, तो ये सारी चीज़ें ड्यू बैग है, डेली भेजी जाती है। अब अनयूजुअल हो गया, जो जब ज़रूरत पड़ी तब भेज दिया या कुछ दिन बाद बाद भेज दिया। इसमें आपका सबसे इम्पोर्टेंट आता है कैम बैग, आपने पढ़ा ही हुआ है, ठीक है। फिर स्पेशल बैग हो गया, इसके बाद हो गया आपका पैकेट बैग, ठीक है। फिर पार्सल बैग, ये सारी चीज़ें इनमें आ जाती है। तो इनमें से कौन सा ड्यू बैग नहीं है, तो इसका आपको बता दें, कैश बैग जो है एक ड्यू बैग नहीं है। तो ब्रांच ऑफिस, ट्रांजिट बैग, अकाउंट बैग, ये सब तो हमने इधर लिख ही दिया। तो ये सब में से जो कैश बैग है वो डेली नहीं भेजा जाता, जब कैश की ज़रूरत होती है, कैश होता है तभी भेजा जाता है। अब इनमें से एक है इंश्योर्ड बैग, ठीक है। इसकी बहुत अच्छी एक खासियत है, इंश्योर्ड बैग जो होता है ना ही ड्यू बैग होता है और ना ही आपका अनयूजुअल बैग होता, ना ही अपेक्षित थैला है ये, या फिर ना ही आपका असामान्य है। तो क्या है ये इसका डिपार्टमेंट भी नहीं पता बताता कि है क्या चीज़, बस लिख दिया इन्होंने, ठीक है। वी सेट का फुल फॉर्म बताना है, तो यह है आप लोगों का वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल, ठीक है। फुल फॉर्म का चैप्टर भी पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट है हमारा द बैग विच आर सॉर्टेड एट ट्रांजिट ऑफिस एंड थस फॉरवर्डेड ऑनवर्ड्स अनओपन आर टर्म्ड एज, यानी कि वह बैग, क्या बोला जा रहा है, बैग जो सॉर्ट कर दिया जाता है ट्रांजिट ऑफिस में और उसको फॉरवर्ड कर दिया जाता है पर उनको खोला नहीं जाता है, तो उसका आंसर होता है फॉरवर्ड बैग। सिंपल सी बात है, उनको फॉरवर्ड किया जा रहा है बिना खोले हुए, तो उनको फॉरवर्ड बैग कहा जाता है। नेक्स्ट है एन ऑफिस ऑफ एक्सचेंज इन विच द वर्क ऑफ असेसमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी ऑन फॉरेन मेल इज ऑल्सो कैरिड आउट। क्या बोला जा रहा है, एक ऑफिस ऑफ एक्सचेंज की बात की जा रही है, एक्सचेंज ऑफिस की बात की जा रही है, जहाँ पे कस्टम ड्यूटी का असेसमेंट हो रहा है, मूल्यांकन हो रहा है। हमने आपको बोला था कहाँ पे होता है, ये होता है फॉरेन पोस्ट ऑफिस में, ठीक है। अब ये जो मूल्यांकन कर रहा है कौन कर रहा होगा, तो ये क्या पोस्टल एम्प्लॉय कर रहा होगा, नहीं, कस्टम डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स कर रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है मेल बैग, जिनके अंदर मेल पार्सल भी हो, ठीक है। मेल बैग्स में ऑल्सो कंटेन पार्सल बैग, जो मेल बैग है उसमें हम पार्सल बैग भी रख सकते हैं, जब डैश इज़ नॉट प्रिस्क्राइब्ड। कब रख सकते हैं, जब पार्सल बैग नहीं प्रिस्क्राइब किया गया हो, तो मेल बैग के अंदर ही पार्सल हम रख देंगे, ठीक है। इंश्योर्ड बैग क्या है, क्या ये ड्यू बैग है, हमने बोला ड्यू बैग नहीं है। क्या ये अनयूजुअल बैग है, तो ये भी नहीं है। कैम बैग तो है ही नहीं, तो ये क्या है, नीदर अ ड्यू बैग नॉट एन अनयूजुअल बैग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आ गया हमारा जीके का पार्ट। जीके का पार्ट भी हम लोग आप लोगों को बता देते हैं। जीके भी हम लोग आप लोगों को थोड़ा बहुत बेसिक करवाएंगे, जिसमें हमने हम लोग को 12-13 टॉपिक्स बोली थी जो आप लोगों को अच्छे से पढ़ के जानी है ना। विच इंडियन स्टेट इज़ कनेक्टेड टू श्रीलंका, तो जैसा हमने आपको बताया था, आप लोगों को मैप, तो मैप में दो चीज़ें अच्छे से पता होनी चाहिए। इंडिया जो है हमारा, इंडिया का जो बॉर्डर स्टेट है वो किस किस से टच होता है, ये चीज़। दूसरी चीज़ जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट किस किस से टच कर रहा है, इंटरनेशनली भी और अपने अंदर में भी, ठीक है। इंडिया के अंदर भी किस किस स्टेट से टच कर रहा है, ये दो चीज़ आप मैप में रट्टा मार के जाइएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विच इंडियन स्टेट इज़ कनेक्टेड टू श्रीलंका बाय पाक स्टेट, तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। विच स्टेट शेयर इज इंटरनेशनल बाउंड्री विद बांग्लादेश एंड म्यांमार। देखिए फिर से एक और बाउंड्री पे या बॉर्डर पे क्वेश्चन आ गया, तो ये हो जाएगा आपका त्रिपुरा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा दयानंद सरस्वती वॉज फाउंडर ऑफ विच, कौन से मिशन के, तो ये हो गया आपका आर्य समाज। देखिए इसको आप लोग मैच कर लीजिएगा, क्योंकि हम जीके में एक्सपर्ट तो है नहीं, लेकिन हमको जहाँ तक पता है वो बता रहे हैं आपको, ठीक है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। पन्ना इज़ नोन एज द डायमंड सिटी ऑफ इंडिया, जयपुर इज़ पिंक सिटी ऑफ इंडिया, और डायमंड हार्बर जो है वो उड़ीसा में है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2, यानी पन्ना जो है वो डायमंड सिटी है और जयपुर पिंक सिटी है, पर डायमंड हार्बर जो है उड़ीसा में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट इज नॉट मेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा अपॉइंटमेंट हमारे राष्ट्रपति नहीं करते, तो वो है स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस इज इशूड। हैबियस कॉर्पस किस में दिया जाता है, रॉन्गफुल पुलिस डिटेंशन। तो आप लोगों को ये जो 4-5 होते हैं ये भी याद करके जाना है। फिर मैच द फॉलोइंग, तो डांस से आप लोग ये
देख के चले जाइएगा। डांस हमने ऑलरेडी बोला हुआ है। देखिए हमने जो 12 टॉपिक्स आप लोग को पढ़ने के लिए बोला है ना, हमारे जीके वाले जो भी हमसे बैच में जुड़ा है, वो 12 टॉपिक जेन्युइनली रिपीट होते हैं और इसके सिवाय बहुत कम क्वेश्चन रिपीट होता है। अब ये 12 टॉपिक्स भी हमने बहुत एनालिसिस करने के बाद आप लोगों को बताया, क्योंकि क्वेश्चन बहुत कम रिपीट होंगे, क्वेश्चन जीके के रिपीट ही नहीं होते, लेकिन टॉपिक्स कुछ कुछ रिपीट हो जाते हैं, तो इसीलिए हमने आप लोग को बोला कि उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट को बोला गया है आप लोगों का डिस्ट्रिक्ट को ईस्ट से वेस्ट करने के लिए, तो ये वेस्ट बंगाल का है, तो इसका पेपर देखिए, पेपर पता लग गया वेस्ट बंगाल का है, क्योंकि वेस्ट बंगाल से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन आया है। तो हमने जब जीके आप लोग को पढ़ाया तो ये भी आप लोग को बताया था, आप लोग जिस सर्कल में है उसमें जितने डिवीज़न हैं और जितने डिस्ट्रिक्ट हो गए वो सब आप लोगों को पता होने चाहिए, कितने डिस्ट्रिक्ट है, कौन कहाँ पे है, सारी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट है, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू हैव डैश टू बी सक्सेसफुल इन योर करियर। एक इथिक्स से सवाल आया। इथिक्स का मतलब क्या होता है? सही और गलत पहचानने की जो क्षमता होती है वो इथिक्स होता है। इसमें आप लोगों को पढ़ के कुछ नहीं जाना, ये आपके दिमाग का कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव अ गुड डैश टू बी सक्सेसफुल इन योर करियर। करियर में सक्सेसफुल होना है तो आपके पास कौन सी इनमें से कौन सी चीज़ें होनी चाहिए? अपीयरेंस, दिखावट तो होना नहीं चाहिए, अटेंडेंस भी नहीं होनी चाहिए, एटीट्यूड होना चाहिए आपका। एक अच्छा एटीट्यूड आप रखेंगे तो करियर में भी सक्सेसफुल हो पाएंगे। सेल्फ रेस्पेक्ट का भी इससे ज़्यादा रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट है, डैश स्किल्स सच एज राइटिंग, स्पीकिंग एंड बॉडी लैंग्वेज आर इम्पॉर्टेंट वर्क इथिक्स सो दैट यू कैन बी क्लियर इन योर मैसेज टू अदर्स। तो इसमें बताया जा रहा है कौन सा स्किल आपको ज़रूरत होता है जिससे, जैसे राइटिंग हो गया, स्पीकिंग हो गया या बॉडी लैंग्वेज हो गया, जिससे आप लोग वर्क एथिक्स अच्छे से कर सकते हैं। वर्क एथिक्स मतलब अपने ऑफिस में सही से काम कर सकते हैं और दूसरे को मैसेज आसानी से पहुंचा पाएंगे इसके थ्रू। तो ये कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट इसके बाद मैथ्स के आ जाता है। तो मैथ्स का लिए आप लोगों के लिए अलग से टीचर रखा गया है, वो ग्रुप में अलग से आपको दे दिया जाएगा जो जो बैच में जुड़ेगा, ठीक है। अब हमारा एमटीएस का पेपर ख़त्म हो गया। जो सिर्फ एमटीएस देना चाहता है एग्ज़ाम, वो अब जा सकता है या वीडियो को बंद कर सकता है। अभी हम लोग एमपी पोस्टमैन मेल गार्ड का जो एक्स्ट्रा 2 टॉपिक्स है, पोस्टल मैनुअल 7 और पोस्टल मैनुअल 6 का पार्ट 3, ये 2-3 यहाँ से 2 टॉपिक्स एक्स्ट्रा होते हैं, ये हम पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए करवा रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोग जुड़े हुए हैं एमटीएस वाले भी वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, नॉलेज हमेशा गेन करना चाहिए। तो अभी हम पोस्टमैन मेल गार्ड का जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो पढ़ाएंगे। तो पोस्टमैन मेल गार्ड एग्जाम वाले देने वाले अच्छे से देखिए। हु कैन अप्लाई फॉर रिकॉल ऑफ आर्टिकल और अल्टरेशन ऑफ एड्रेस। जो रिकॉल किया जाता है, जो अपना आर्टिकल को अगर आपने भेजा, आप चाहते कि वो ना जाए आगे, वो वापस आ जाए मेरे पास, उसको या फिर एड्रेस को अल्टरेशन करना है, तो इस कौन अप्लाई करता है? तो सिंपल सी बात है, जो सेंडर है, जो रिकॉल का मतलब है वापस बुलाना, तो वो एड्रेस ही थोड़ी वापस बुलाएगा, जो भेजेगा वही बुलाएगा ना। तो इसका राइट आंसर हो जाता है। अब इसका कितना रुपए लगता है तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। द आर्टिकल एड्रेस ऑफ विच आर नॉट नोन टू बी केप्ट इन डिपॉजिट फॉर अ पीरियड ऑफ, ठीक है। इसमें बोला जा रहा है ऐसे आर्टिकल जिसमें एड्रेसेस नहीं पता है, एड्रेसेस के बारे में कन्फ्यूजन हो गया, उनको पोस्ट ऑफिस में कितने दिन रखा जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 7 दिनों तक रखा जाएगा, सारे इंक्वायरी की जाएंगी और जब नहीं होता है तो इसके बाद इसको जो भी आरएलओ का प्रोसेस है शुरू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 7 दिन तक पोस्ट ऑफिस में रखा जाएगा। आर्टिकल एड्रेस टू डिसीज पर्सन आर ऑर्डिनरली डील विद द सेम मैनर एज। तो हमने आपको पहले ही बताया, तो जो मृत व्यक्ति होते हैं उनको जितने भी आर्टिकल है उसको हम अनक्लेम आर्टिकल या लावारिस आर्टिकल मानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंस्ट्रक्शन ऑफ चेंज ऑफ एड्रेस। जो एड्रेस चेंज हुआ है, अगर आप लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं पोस्ट ऑफिस में, आपने इंस्ट्रक्शन दे दिया, तो वो पोस्ट ऑफिस आपको लिए उस नए एड्रेस में आर्टिकल कुछ दिन तक देगा। अब ये इंस्ट्रक्शन कितने दिन के लिए वैलिड होता है? तो आपको बता दें सिर्फ 3 महीने के लिए वैलिड होता है, फिर से रिन्यू कराना पड़ता है। ये सब हम लोग पढ़ा चुके हैं दोस्तों। व्हाट इज़ द फीस ऑफ रीडायरेक्शन ऑफ रजिस्टर्ड लेटर? कितना होता है? तो ये भी फ्री होता है, रजिस्टर लेटर का रीडायरेक्शन। एवरी आरएमएस सेट इज सप्लाई विद। जितने भी आरएमएस के सेट होते हैं, सेट कौन होता है? जितने भी आरएमएस के सॉर्टिंग असिस्टेंट वगैरह हो गया, अगर एक टाइम पे काम कर रहे हैं, एक साथ मिलके काम कर रहे हैं, वर्किंग आवर सेम है, तो उनको एक सेट मान लेते हैं। अब सेट के पास इनमें से क्या क्या होना चाहिए? डेट स्टम्प और डेट सील बिल्कुल होना चाहिए, नेम स्टम्प भी होना चाहिए, डिटेन लेट फी नोटपैड स्टम्प भी होना चाहिए। तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ये हम लोग का पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 यानी आरएमएस वाले गाइड से फर्स्ट या सेकेंड ही आपका ये आ जाता है, ठीक है। स्टम्प्स एंड सील का जो चैप्टर है तो वो ऊपर में ही आ जाता है। ईच ऑर्डर बुक यूज इन
RMS सेट, जितने RMS सेट में जो ऑर्डर बुक इस्तेमाल होता है उसमें कितने पेज होते हैं, उसमें 200 सीरियली नंबर पेज होते हैं। ठीक है। पोर्टफोलियो में क्या क्या कंटेंट नहीं होता है, क्या नहीं होता है इनमें से, तो आपको बता दें, स्टम्प्स और सील होता है, डस्टर भी होता है, एरर बुक भी होता है, पॉकेट नाइफ नहीं होता। ठीक है, तो आप पोर्टफोलियो पूरा तो नहीं याद कर सकते, बहुत सारा है, इंपॉर्टेंट चीज़ें ऊपर से देख लीजिएगा। ठीक है, ये सब आपका पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 यानी रेलवे मेल सर्विस के गाइड्स है। ठीक है। स्टाफ अटैच टू अ पर्टिकुलर रिकॉर्ड ऑफिस आर डायरेक्टली सबऑर्डिनेट टू, देखिए जो भी स्टाफ होते हैं जो अटैच होते हैं रिकॉर्ड ऑफिस में, ठीक है, वो किसके सबऑर्डिनेट होंगे, तो रिकॉर्ड ऑफिस में किसके होंगे, रिकॉर्ड ऑफिसर के सबऑर्डिनेट होते हैं। ठीक है। जो डेली रिपोर्ट होता है RMS सेट का, वो किस फॉर्म में बनाया जाता है, तो ये तो आप लोग को पता ही होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए, MS 83 फॉर्म नंबर। ठीक है। इन हाउ मैनी पार्ट्स मेल एब्स्ट्रैक्ट आर डिवाइडेड, मेल एब्स्ट्रैक्ट जो होता है डार्क सार कितने पार्ट में डिवाइड है, तो हमने आपको पहले ही पढ़ाया हुआ है, 2 पार्ट में होता है इसका। ठीक है। मेल एब्स्ट्रैक्ट जो होगा हमेशा 2 पार्ट में डिवाइड होगा, एक होगा इसमें मेल यानी डाक, और एक होगा बैग यानी थैला, इन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा B, 2 पार्ट्स। द सॉर्टिंग लिस्ट ऑफ एन RMS सेक्शन शोज विच ऑफ द फॉलोइंग, जो सॉर्टिंग लिस्ट होता है RMS सेक्शन में, सेक्शन का, इसमें क्या क्या होता है, तो इसमें बताया जा रहा है सबसे पहले ऑप्शन में, इसमें स्टेशन और वो मेल ऑफिस का नाम होता है जहाँ पे ये रिसीव या डिस्पैच किए जाएंगे, तो ये 2 चीज़ें तो होती है। डिटेल्स ऑफ मेल, डाक के बारे में सारा विवरण होता है, और केसेस इन विच मेल टू बी इनक्लोज इन ट्रांजिट बैग, और किन केसेस में ट्रांजिट बैग के अंदर डालना है वो भी रहता है, तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। द ट्रांजिट बैग मस्ट ऑलवेज बी इनक्लोज एंड सील्ड इन प्रेजेंस ऑफ, जो ट्रांजिट बैग होता है किन के प्रेजेंस में क्लोज और सील किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा या तो हेड में मेल गार्ड, मेल एजेंट, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट, इनमें से किसी का भी उसमें हो सकता है। ठीक है। विच इज़ द करेक्ट इन कनेक्शन विथ KHTB, KHTB के बारे में हम आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। KHTB इस तरह का दिखता है। ठीक है। जब भी बहुत दूर सफ़र हो तो हम KHTB का इस्तेमाल होता है, इसमें ताला का इस्तेमाल रहता है, और उसकी जो चाबी है वो सील कवर में आगे ट्रांसफ़र की जाती है। तो ये क्यों होता है, ताकि एक साथ जो बहुत सारे आर्टिकल है, ताकि उनको एक तो सेफ्टी पहुँचे और इसको अलग अलग ना करना पड़े, बार बार उतारा है तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ वहाँ गुम हो गया, तो इसलिए उस KHTB के अंदर हम डाल देते हैं। ठीक है। तो इसमें बताया जा रहा है, इफ़ इट इज़ एड्रेस्ड टू मेल ऑफिस ऑफ टर्मिनेटिंग सेक्शन, इट इज़ एग्जामिन बाय हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट बिफोर टेकिंग द डिलीवरी। ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें जो है बताया जा रहा है, अगर ये मेल ऑफिस में एड्रेस किया गया है, ठीक है, मेल ऑफिस में एड्रेस किया गया है टर्मिनेटिंग सेक्शन के, इट इज़ एग्जामिनेड, इसको हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट द्वारा जांच किया जाता है डिलीवरी से पहले, तो इसका आपका ये सही है। और की जो है सील कवर में, जैसे हमने बताया था, ये दोनों सही है, इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, ए ऑर्डर कौन इशू करता है, तो ये बहुत आसान आंसर है इसका, सुपरिटेंडेंट ऑफ RMS। ठीक है। सुपरिटेंडेंट यानी SRM करते हैं A ऑर्डर भी और B ऑर्डर भी। A ऑर्डर में क्या होता है, सॉर्टिंग लिस्ट में कोई भी बदलाव आ गया, A ऑर्डर में इन लोग जारी कर देंगे, कौन, सुपरिटेंडेंट ऑफ रेलवे मेल सर्विस। और B ऑर्डर में क्या होता है, कोई भी सबऑर्डिनेट को कोई आदेश निरादेश देना हो, ठीक है, कोई ऑर्डर्स वगैरह देना हो, तो वो उसमें रहता है। ठीक है, B ऑर्डर में। चलिए, नेक्स्ट है, व्हाट आर द ड्यूटीज़ ऑफ हेड पोस्टमैन, हेड पोस्टमैन की क्या क्या जिम्मेदारी होती है, तो टू कन्वे मनी टू एंड फ्रॉम द ट्रेजरी, सब ट्रेजरी और बैंक, तो ये बिल्कुल सही है, पैसे को ट्रेजरी तक या सब ट्रेजरी या बैंक तक लेके जाना या वहाँ से लेके आना, ये बिल्कुल सही है। टू टेक आउट डिलीवरी आर्टिकल्स दैट हैव बीन रिटर्न बाय अदर पोस्टमैन, किसी दूसरे पोस्टमैन से कुछ डिलीवर नहीं हुआ, उसने अनक्लेम या रिफ्यूज़ लिख दिया, तो उस चीज़ को फिर से जाके वेरीफाई करना और देना भी काम होता है, तो दोनों सही है, ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। पोस्टमैन इज एक्सपेक्टेड टू नो अबाउट, पोस्टमैन को इनमें से कौन कौन सी जानकारी पता होनी चाहिए। ठीक है। द रेट ऑफ इनलैंड पोस्टेज और कमीशन ऑफ EMO, तो हमने आपको पढ़ाया हुआ है, तो जो इनलैंड पोस्टेज का जो रेट चल रहा है अभी और जो कमीशन है EMO को पता होना चाहिए, और जो इंश्योरेंस के चार्जेस है और जो फीस है, रजिस्ट्रेशन का फीस कितना लग रहा है, तो ये सारी चीज़ें ही उनको पता होनी चाहिए, तो पोस्टमैन का ऑल ऑफ द अबव सही हो जाएगा। पोस्टमैन बुक का फॉर्म नंबर बताना है, तो ये आप लोगों को रटा हुआ होना चाहिए। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा MS 27।
व्हाट इज़ द फॉर्म नंबर ऑफ पार्सल एब्स्ट्रैक्ट और रजिस्टर एब्स्ट्रैक्ट, तो ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। इसका आंसर हो जाएगा RP8 और RP38। ये दो तीन चीज़ें, फॉर्म नंबर्स आप लोग ज़रूर पढ़ के जाइएगा, जो भी गाइड है, ठीक है। पोस्टमैन मेल गार्ड वाले को बोल रहे हैं, कोई MTS वाला दिख रहा है तो ये सब आप लोगों के सिलेबस में है ही नहीं, एक्स्ट्रा पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, ठीक है। जो एग्रीगेट वैल्यू है इंश्योर्ड, VPX, COD, बैंकिंग, मनी ऑर्डर, इंटा पोस्ट पेमेंट बैंक वाले जो भी सामान हो गए, आर्टिकल्स हो गए, एक सिंगल पोस्टमैन को कितने तक का डिलीवरी अलाउड होती है, ठीक है, आपको बता दे तो ये होगा आपका 40,000 तक का वो डिलीवरी कर सकते हैं। इनसे रिलेटेड कोई भी एग्रीगेट वैल्यू है, ठीक है, सब मिला के इतने तक का ही जो है वो कर सकते हैं। इफ़ एनी आर्टिकल इज मेड ओवर टू अ पोस्टमैन appears to be damaged, a remark टू दैट इफेक्ट शुड बी रिटन इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुक। अब इसमें समझते हैं क्या बोला गया है। एक आर्टिकल है, ठीक है, ये पोस्टमैन को दिया गया था, अब ये डैमेज लग रहा है, टूटा फूटा, कटा फूटा, टूटा फूटा लग रहा है। अब कौन से बुक में ये नोट डाउन किया जाएगा कि ये पोस्टमैन को जो भी आर्टिकल दिया गया है अगर डैमेज है तो कौन से बुक में नोट डाउन किया जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा B, पोस्टमैन के बुक में, क्योंकि उसको मिला ही टूटा है तो वो अपना लिख लेगा, ठीक है। यूज्ड अप पोस्टमैन बुक शुड बी केप्ट इन रिकॉर्ड अंडर, यानी जितना भी पोस्टमैन बुक है यूज्ड अप है यानी ख़त्म हो गया है, इसका इस्तेमाल कर लिया गया है, रिकॉर्ड में ऑन रिकॉर्ड कितने दिन तक रखा जाएगा, कहाँ पे रखा जाएगा, तो ये आपको बता दें डिलीवरी डिपार्टमेंट में रखा जाएगा। कितने दिन रखा जाएगा वो आपको प्रिजर्वेशन वाले चैप्टर से मिल जाएगा, ठीक है, 17 या 18वां लेक्चर है। सिंगल इंश्योर्ड आर्टिकल विच मे बी गिवन टू अ पोस्टमैन फॉर डिलीवरी शुड नॉट एक्सीड, यानी जो सिंगल इंश्योर्ड आर्टिकल है, सिंगल आर्टिकल है, इसमें पोस्टमैन को अगर डिलीवरी के लिए दिया गया है तो मैक्सिमम कितना तक दे सकते हैं, तो ये यहाँ पे 500 रुपये बताया जा रहा है। ईच पोस्टमैन बीट इज़ फिक्स्ड बाय, कौन फिक्स करता है पोस्टमैन का जो बीट होता है, तो पोस्ट मास्टर करता है, बहुत आसान सा है, ठीक है। विच इज़ करेक्ट इन कनेक्शन ऑफ पेमेंट ऑफ EMO का पेमेंट के बारे में चार उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, देख लेते हैं। इफ़ EMO इज़ पेड टू द रेमिटर हिज सिग्नेचर शुड बी टेकन ऑन रिसिप्ट एंड एक्नॉलेज इन इंक, ठीक है। तो इसमें बताया जा रहा है कि अगर जो EMO है पे कर दिया गया है रेमिटर को, ठीक है, पेड अगर रिमिटर को पैसा मिल गया है तो उसका सिग्नेचर ऑन रिसीप्ट और एक्नॉलेजमेंट में ले लेना चाहिए, तो ये पॉइंट सही है। इफ़ EMO इज़ पेड टू पे हिज सिग्नेचर एंड शुड बी टेकन ऑन तो ये दोनों ही सही है, ठीक है। D बोथ A एंड B दोनों ही सही हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पहला पेपर जो हम अभी सॉल्व कर रहे हैं। इस तरह से आप लोगों के लिए करीब 20 सॉल्व करेंगे। जो एक्स्ट्रा चीज़ें हम पढ़ाते हैं उसका नोट्स बना लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है और एग्ज़ाम में ये सब मदद करेगा। जो भी चीज़ें आप लोग को हमारे उसमें मिस हो गई है हमारे स्टडी मटेरियल के थ्रू, ये सब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व कर देगा। अब तो ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया, अब इसका मॉक टेस्ट भी आएगा, वो भी अलग क्वेश्चन, ये नहीं सेम नहीं आएगा, अलग आएगा। तो आप लोग रेडी रहिए इन सब चीज़ों के लिए। आप लोगों को जिन्होंने बैच नहीं ज्वाइन किया है वो अभी से कर लीजिए, नीचे हम लिंक दे देंगे, और जो कर चुके हैं वो भी अच्छे से पढ़ना शुरू कर दीजिए सीरियसली। धन्यवाद।